हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके बाद जाकर सवाल पर अपनी जोर आजमाइश करिए, जाकर देखिए कि आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, ये एक एक्टिव तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप सही नियम से स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन एक्टिव के साथ साथ हाइपर एक्टिव हो, प्योर प्रैक्टिकल हो, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। आप पहले 15 पन्नों का चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो फिर ये रिवीजन कहाँ रहा। ये तो चैप्टर की तैयारी हो गई जैसे दुनिया करती है। आपको कुछ खास करना पड़ेगा अगर आप अपनी खास मार्कशीट तैयार करना चाहते हैं, ऊंचे नंबरों वाली। तो दोस्तों, हम क्वेश्चंस के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। आपको भी मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि बचे हुए कुछ दिनों में, जब एग्जाम आपके नजदीक आ चुका है, बिल्कुल सिर पर इम्तिहान हो, तब आपको चैप्टर को पढ़ने में समय नहीं लगाना चाहिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये तो आप मानते होंगे ना कि वो क्वेश्चन किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर ही तो आधारित है। अगर उस क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पाते हैं, और अगर नहीं दे पाते, मैं तो क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए लिख कर लाया हूं पहले ही, ताकि आपका समय खराब ना हो मिस्टीरियस क्लास में और कौन बनेगा करोड़पति टाइप अंदाज में हमें नहीं खेलना है। हमें सीधे याद करना है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो अगर आप इसे याद कर रहे होते चैप्टर में, तो आप क्या करते। ये किताब है आपकी, मान लीजिए सीएम इंस्टीट्यूट वाली। यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा होता, प्रॉफिट के बारे में पैराग्राफ लिखा होता, तो वहां भी दोस्तों यही करते तुम। प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। उसकी जगह यहां पर देखें आप, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द राइट आंसर, लर्न इट। सर, आपको सीधी बात बता रहा हूं, फाउंडेशन में नंबर लाने अपने को। ज्ञान के भंडार की इज्जत होती है, डिग्री नहीं प्राप्त होती ज्ञान के भंडार से। ज्ञान के भंडार से बहुत 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 लोग आपको मान सम्मान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन नंबर आएंगे तभी आप इंटर में प्रवेश कर पाएंगे सीएमए की। तो बिल्कुल बिना कोई और इंट्रोडक्शन में समय खराब करें, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा चुका कि आपको क्या करना है। कॉन्सेप्ट लर्न कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट लर्न कर लेने हैं क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से, कि भाई अगर ये क्वेश्चन होता, प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, टू प्रॉफिट किसका डिफरेंस होता है, रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। लाइन याद हो गई, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बात खत्म। सर, लॉजिक के पीछे नहीं जाना, 6 महीना मिलता है लॉजिक के पीछे जाने के लिए, फिलहाल कोई लॉजिक का पीछे नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज। अब यहां पर लिखा है इंटरनल, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल के बारे में ये नहीं पूछ रहे, ये आपसे पूछ रहे हैं इंटरनल के बारे में। और ये पूछ रहे हैं कि इंटरनल में कौन कौन कवर होता है। तो यहां पर सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब तुम बाकी 3 ऑप्शन अच्छे से लर्न कर लो कि ये इंटरनल होते हैं। तो अगर कल को किसी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन एक्सटर्नल का आया, तो तुम्हें याद रहेगा कि बेटा ये 3 जो है वो इंटरनल हुआ करते हैं। ऐसे बता रहा हूं मैं आपको लर्न करवाने के लिए। बिजनेस की फिलॉसफी बिजनेस के फाउंडर्स की होगी तो इंटरनल है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कंपनी के मैनेजमेंट का होगा और मैनेजमेंट इंटरनल है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को बारे में होता है, और कैपिटल तो कंपनी की इंटरनल है, वो एक्सटर्नल कैसे हो गई। तो ये तीनों ही इंटरनल है। अब आप मान लीजिए लर्न कर रहे होते इंटरनल वाला टॉपिक, तो वहां पे भी तो यही लिस्ट मिलती। उधर पूरी लिस्ट छोड़ो, इतना याद करो, मैनेजमेंट इंटरनल होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इंटरनल होता है, और बिजनेस फिलॉसफी और बिजनेस प्रायोरिटीज भी इंटरनल हुआ करती हैं। ऐसे लर्न करोगे, लाजवाब फायदा होगा आपको। द टर्म टी इन SWOT एनालिसिस, SWOT की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। सर, फुल फॉर्म्स याद नहीं होती, क्या करें, 100 बार उनकी फुल फॉर्म हाथ से लिख लीजिए। सर, ये क्या बात हुई, ये फालतू तरीका कैसा है। फालतू नहीं है, इफेक्टिव है। 90 के बाद ही तुम्हें बोरियत होने लगेगी, तुम्हें लगने लगेगा कि अब क्या फायदा लिखने से। शॉर्ट की फुल फॉर्म हो
या वो ये बड़ी सी VUCAFU करके एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें बड़ी सी फुल फॉर्म, बड़ी सी एब्रीविएशन, किसी की फुल फॉर्म हो, NPCI की, WTO की, किसी की ऐसी तैसी में जाए, अगर तुमको याद नहीं हो रही है, एक कागज उठाना है, रफ कागज, और 100 बार उसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। 100 बार मतलब 1 + 99, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, कंजूसी। अभी जिसने मेहनत करने में कंजूसी करी उसे 6 महीने दोबारा करनी पड़ सकती है, थोड़ा ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, कुछ ना सोचें, जो मास्टर कह रहा है उसे फॉलो करें। हम कह रहे हैं दिन में रात, तो समझ लीजिए रात, कोई बात नहीं, नंबर आ जाएंगे आपके। एनीवेज, कुछ बच्चे कह रहे थे स्टडी मैट के क्वेश्चन से ही पेपर आएगा क्या, इतने से क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार कर लीजिए, आप यकीन मानिए क्वेश्चन जम्बल होकर आते हैं। किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से उठाकर ही 5वां क्वेश्चन बन गया, तो आप बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ तैयारी करें, जैसा कहा जा रहा है वैसे ही फॉलो करें। स्टडी मैट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, इन सब की प्रैक्टिस करके जाएंगे। MCQ बैंक जो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट की है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शायद भूल गए कि आप जनरल नॉलेज के एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, CMA के फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, SWOT में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो TS थ्रेट। Now we have the components of micro business environment. Micro is something which is affecting you only. Macro is something which is affecting everyone, right? What is micro? Your firm, your consumer, your market, your competitor, your organization itself. तो ये सभी माइक्रो फैक्टर्स हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन माइक्रो है, जो ये है क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि इनमें से कौन मैक्रो है, तो कम से कम ये तो रटा हुआ होना चाहिए कि हमें माइक्रो कौन कौन होता है। हमारी फर्म, हमारे कंज्यूमर, हमारे मार्केट, हमारे कंपटीटर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब कौन है, माइक्रो 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 माइक्रो। 1 2 3 4 5 नाम याद कर लीजिए आप, आपको याद हो गए माइक्रो के। हो गया रिवीजन। सिर में दर्द करने का तो कोई इलाज है नहीं, अगर खुद ही सिर पे चोट दे देनी हो तो, ठीक है। द टर्म S इन पेस्टल स्टैंड्स फॉर। अब जैसे पेस्टल शब्द आया और क्वेश्चन खाली S पर आया, आप तो पूरी फुल फॉर्म याद करके जाओ ना भाई, आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म याद करके जाइए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, सारा। तो सोशो इकोनॉमिक is the full form for the word S, for the letter S. Micro business environment does not include, देखा आपने, मैं आपको तरीका बता रहा हूं रिवीजन का। अभी हम पढ़कर आए हैं कि फर्म और कंज्यूमर माइक्रो होते हैं, हमारा मार्केट, हमारे कंपेटिटर माइक्रो होते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी माइक्रो कैसे हो गई, वो तो पूरे भारत के लिए सेम है, तो वो मैक्रो हुई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इनमें से कौन माइक्रो है, इनमें से कौन माइक्रो नहीं है, इनमें से कौन मैक्रो है, इनमें से कौन मैक्रो नहीं है। 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन पाएंगे। आप कहती हो पेपर पता नहीं चांद से उतर कर आता है। अपनी आंखें खोलो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ होगा, ठीक है। बी हैप्पी। चलिए 7th क्वेश्चन, द टर्म पेस्टल डज नॉट इंक्लूड। फिर वही बात, अगर तुमने यहां पर पेस्टल की फुल फॉर्म लर्न कर ली तो पेस्टल का ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और पेस्टल का ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल T में कवर हो गया, लीगल L में कवर हो गया, इकोनॉमिक E में कवर हो गया, दूसरा E एनवायरमेंट में कवर हो गया। पॉपुलेशन नहीं आ सकता क्योंकि P फॉर क्या था, पॉलिटिकल। एक ही तो P है ना, तो 2 P तो आ नहीं सकते, पॉलिटिकल भी आ जाएगा और क्या, पॉपुलेशन भी आ जाएगा। पॉलिटिकल कवर है, पॉपुलेशन कवर नहीं है, पॉपुलेशन आंसर हो गया। फिर देख रहे हैं आप शॉर्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ। जब SWOT की फुल फॉर्म आप पहले ही लर्न कर चुके होंगे तो कैसे फेल हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी गायब है। इसका मतलब O का जो दूसरा वर्जन इन्होंने दे रखा है, ओपिनियन, दिस इज द राइट आंसर। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में कौन इंक्लूड नहीं होता। अब पहले 5 फोर्सेस लर्न करके जाओ। 5 फोर्सेस क्या हैं? एग्जिस्टिंग राइवलरी, जो आपके दुश्मन अभी हैं वो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जो नए आएंगे वो, राइट। थ्रेट ऑफ बायर्स परचेजिंग पावर, थ्रेट ऑफ सप्लायर्स परचेजिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, थ्रेट ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये 5 थ्रेट होते हैं।
ये 5 थ्रेट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कौन इंक्लूड नहीं है? राइवल कवर होते हैं, सब्स्टिट्यूट उस 5 में था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर था, बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय नहीं था, कस्टमर था, है ना? तो बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, थोड़ा 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 मुस्कुराहट रखें आप, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। इम्तिहान में बैठे हुए तुम्हें मेरी याद आएगी, देख लेना। याद इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चन आया जो हमने नहीं करा था, याद इसलिए कि सारे क्वेश्चन में वही बरसेंगे जो ईश्वर की कृपा से हमने कर रखे हैं। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, थोड़ी देर पहले भी हमने इंटरनल पर क्वेश्चन देखा था। बिजनेस के प्रमोटर, बिजनेस के फाउंडर और उनकी फिलॉसफी इंटरनल होती है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर इंटरनल होता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर इंटरनल होता है। दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ तुम सीएमए की, ये था कि नहीं था, दोबारा आ रहा है ना ये। आंखें खोल के एमसीक्यू करोगे तो हर सवाल अपना लगेगा, और डर की गहराई में डूबकर सवाल करोगे तो हर सवाल विदेशी लगेगा। आपको समझना है कि आपने क्या करना है लाइफ में। वॉलेटिलिटी रेफर्स टू द चेंज ऑफ व्हाट? भाई वॉलेटिलिटी का मतलब है बदलाव, चेंजेस। अब वो किसी में भी हो सकते हैं, उतार चढ़ाव किसी में भी हो सकते हैं, स्पीड में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम में, नेचर में, किसी में भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अनसर्टेनिटी किसे कहती है? जब कुछ क्लियर ना हो, जब क्लैरिटी ना हो। वो कह रहा लैक ऑफ माइंड, बता पागलपन। दिमाग तो होगा यार, काम करे ना करे, अच्छा करे बुरा करे, सही करे गलत करे, कम चले ज्यादा चले, माइंड तो होगा ही। लैक ऑफ माइंड कैसे हो जाएगा? लैक ऑफ क्लैरिटी इज द राइट आंसर। लैक ऑफ चैरिटी तो वो यूं ही उन्होंने बदमाशों ने घुमा रखा है। खैर, व्हेन अ सिचुएशन कैन नॉट बी क्लियरली इंटरप्रेटेड, जब किसी सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन ठीक ना हो सके, द सिचुएशन इज टर्म्ड एज एम्बिगुइटी। व्हाई? जानते हो एम्बिगुइटी का सही मतलब क्या होता है? मोर देन वन मीनिंग। किसी चीज का क्लियर अर्थ ना पता चल पाए, एक से ज्यादा अर्थ निकल कर आए तो उसे एम्बिगुइटी कहते हैं। तो अगर क्लैरिटी नहीं है इंटरप्रिटेशन की तो फिर वो एम्बिगुइटी है, वो वॉलेटिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एम्बिगुइटी है। कौन सा प्रोजेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन बजट 2002 टू बूस्ट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर? गति शक्ति योजना। देखो भाई, 4 ऑप्शन लिखे। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसान योजना तो कैसे आएगी? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। तो किसी बच्चे को मैं कह रहा हूं गति शक्ति नहीं भी याद, गति शक्ति नहीं याद, कोई बात नहीं, ये तो याद है कि तुम इंसान हो। इंसान एक ऐसी प्रजाति होता है जो बहुत सोच समझकर फैसले ले सकता है, अपनी इंटेलेक्चुअल पर वो गर्व करता है। तो प्लीज सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना तो हो नहीं सकती। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें पता है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। अब हमें कह रहे हैं गति शक्ति, नहीं भी सुना हमने, वैसे तो बहुत मशहूर शब्द है, लेकिन अगर नहीं भी सुना तो जो बच गया वो ही आंसर है, बात खत्म। अरे कुछ तुक्के साइंटिफिकली भी लगाए जाते हैं, है ना? चलिए, अंडर द हाई डैश इट इज इम्पॉसिबल टू फुली एनालाइज द एनवायरमेंट एंड कम टू रैशनल कंक्लूजन। हाँ, जब एनालाइज हम एनवायरमेंट को कब नहीं कर पाते? जब एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। एनवायरमेंट अनसर्टेन नहीं होता, टाइम अनसर्टेन होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। चलो भाई, ये खत्म हो गया। अब मैं ट्रू फॉल्स के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है, एक क्या बहुत बच्चे कह रहे हैं ट्रू फॉल्स करने की क्या जरूरत है? पहले तो आप लोग ये बार बार भूल जाते हो क्लास का नियम क्या है। मास्टर कहे दिन में रात तो आपको कहनी है रात। ये जो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हो ना आप, यही गलती होती है। अरे जब मास्टर कह रहा है ट्रू फॉल्स करने तो बात खत्म यार, करने। हम कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक करने, बात खत्म करने। हम कह रहे हैं मैचिंग करनी है, हाँ जी करनी है बिल्कुल। अब आपका सवाल होगा अंदर से, मन के अंदर, क्यों करनी है जब पेपर में आते ही नहीं? इसलिए क्योंकि ट्रू फॉल्स भी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पहला स्टेटमेंट है, गुड बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो फर्म की प्रोग्रेस होगी, ये ट्रू है। मैंने हरे रंग से हाईलाइट कर रखे जितने भी ट्रू हैं। अब मान लो ये स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बने तो क्या नहीं बन सकती? गुड बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन द डैश ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। ए प्रोग्रेस, 2 प्रॉफिट, 3 लॉस, 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है प्रोग्रेस। क्यों नहीं समझते आप
कितनी सी देर लग रही है ट्रू फॉल्स को एमसीक्यू में कन्वर्ट करने की? आप बहुत काबिल लोग हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, आप भूल जाते हैं कि आप हैं। तो इसलिए आप ये कभी ना भूलें कि आप हैं। अभी बहुत बड़े मैदानों में बड़े बड़े खेल खेलने हैं हमको, ठीक है? अभी छोटे बल्ले से बड़े बल्ले पर हमको शिफ्ट होना है। तो इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। आइए शुरू करते हैं आगे का काम। तो ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं दोस्तों, मैंने पहले से ही इन 10 स्टेटमेंट में ट्रू वालों पे ग्रीन कर रखा है और बाकी सब बचे हुए सब सारे के सारे फॉल्स हैं, बदमाश। अब आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप सोचते हैं ये फॉल्स है, अच्छा क्यों फॉल्स है? ये समय हो तो दिमाग लगाओ, नहीं समय है तो बस पी जाना है कि ये सच नहीं है। पेपर वाले दिन नंबर पे फोकस करो, है ना? हर चीज का अपना एक समय होता है, ठीक है? तो हर चीज का एक अपना तरीका होता है। गुड बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है प्रोग्रेस में, ये तो ट्रू है। द टर्म P in the pastel stands for perception. How is it possible? P is political. P is not perception. अब आप सोचो, जिस बच्चे ने पेस्टल याद कर लिया उसका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। डेमोग्राफिक फैक्टर इज एसोसिएटेड टू द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अरे डेमोग्राफिक से देश का क्या मतलब यार? डेमोग्राफिक पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कंसंट्रेशन अपॉन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हालत देखो बदमाशों की, कैसे झूठ बातें लिखते हैं। कह रहे ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, संकुचित हो जाती है। अरे बदमाशों, ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमी फैलती है, सिकुड़ती नहीं है। फॉल्स है ये। हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कंपोनेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक। हाँ, वो तो सही है भाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सामाजिक मसले हैं, तो पॉलिटिकल वाले डब्बे में आते हैं। वो पॉलिटिकल कह रहा हूं यार, सोशल वाले में आते हैं। Unpreparedness is not a dimension of the VUCAFU. ये शॉर्ट फॉर्म है, पता है किस चीज की? बदलते हुए एनवायरमेंट की। बदलते हुए एनवायरमेंट के बारे में VUCAFU करके एक टर्म है जिसमें बताया गया है मुख्य फीचर्स आज के वर्ल्ड के, आज के दुनिया के, आज के एनवायरमेंट के। तो उसमें यू की एक फुल फॉर्म रही होगी, 2 यू है इसमें। वो पूछ रहा है उनमें से कोई एक अनप्रिपेयर्डनेस नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि यू की फुल फॉर्म क्या है। तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, मैं आपके लिए लिख लाया था पहले ही। वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी, फियर ऑफ अननोन और अनप्रेसिडेंटनेस। अनप्रेसिडेंटनेस समझते हो आप? जो पहले कभी ना कभी हुआ है, अब दोबारा हो रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिडेंटेड। इसके बारे में मामले सेट हैं, इसके बारे में हमें पता है क्या करना है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसका पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ ऐसा घट गया। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। एनीवेज, तो कोई भी यू जो है वो अनप्रिपेयर्डनेस नहीं है, ठीक है? करेक्ट, ट्रू। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेडनेस द एम्प्लॉइज आर आस्क्ड वर्क फ्रॉम होम। अनप्रेसिडेंटनेस की वजह से एम्प्लॉय से कहा गया कि घर से काम कर लो। हाँ, वो जो कोई भी घटना ऐसी घट गई जैसे लॉकडाउन हुआ। एम्बिग्विटी का मतलब है लैक ऑफ क्लैरिटी। नो, एम्बिग्विटी का मतलब है लैक ऑफ करेक्ट इंटरप्रिटेशन। वायलेंट फ्लक्चुएशंस आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं 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 नहीं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी होती है। फियर ऑफ अननोन इज अ डायमेंशन ऑफ द वकफ। ये क्या है? VUCAFU। यस, फियर ऑफ अननोन था उसमें, F फॉर फियर ऑफ अननोन। तो अब किसी ने इस VUCAFU की फुल फॉर्म कर ली, तैयारी कर ली, तो देखा आपने 2 सवाल हो गए ना। एक से छोटे से टॉपिक पर 2 सवाल। सर ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना, 15 नंबर का है। 15 नंबर का चैप्टर हम कर रहे हैं। हमने उल्टी शुरू करी है इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4, 3, 2, 1। टोटल 70 नंबर के इकोनॉमिक्स में 15 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा जो हम अभी आपके सामने कर रहे हैं। अब आपके हाथों में चैप्टर का सम्मान करना है कि नहीं करना। खैर, अब फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक में देखो दोस्तों क्या होता है। मैं हमेशा से आपको अभी भी बता रहा हूं, इंटर और फाइनल में भी यह कलेश होगा। फिल इन द ब्लैंक में कोई भी फिल इन द ब्लैंक हमें अपने अनुसार नहीं करना है।
कलकत्ता की किताब में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है, फिल इन द ब्लैंक में एग्जैक्ट वही वर्ड लिखने हैं। आपको लगे कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट शब्द लिख दिया आपने, सर इसका भी तो वही मतलब है, कोई बात नहीं, दोबारा लिखना पेपर, वही मतलब है, लिखना ही तो है, एक बार लिखो, दो बार लिखो, 6 महीने बाद फिर पेपर लिख देना, उसमें पास होके क्या करोगे। कलकत्ता की बातों को एज इट इज मान लेना है। देखिए आप, अ पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वीकनेस, मतलब हमारी जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ठीक करने के लिए हम पेस्टल कर लेते हैं। द पॉलिटिकल फैक्टर्स आर अबाउट हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स। अब गवर्नमेंट इंटरवीन्स की जगह गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 4 ऑप्शंस होंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स इन पेस्टल, भाई ये फिल इन द ब्लैंक मान लो वो बनकर आ जाए एमसीक्यू, तो 4 ऑप्शन होंगे ना, तो गवर्नमेंट इंटरवेंस की जगह इंटरवेंशन हो सकता है, मिलता जुलता शब्द आपको मिल सकता है, ठीक है। अब मान लो इंटरवीन्स और इंटरवेंशन हो, ऐसा नहीं होगा ज्यादा। तो द मेन पर्पस ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू फॉर्म ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक ब्लॉकेज वाला ट्रेड ब्लॉक नहीं है, ट्रेड ब्लॉक है मतलब एक व्यापारिक समूह बना लिया हमने, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, 4 देशों के, 5 देशों के, 7 देशों के, और वो लोग आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब आप कसम खाओ दिल पे हाथ रख के, रख लेना भाई दिल पे हाथ, प्लीज दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि शॉर्ट एमसीक्यू में भी था ना, तो अगर फिल इन द ब्लैंक कर लोगे और टॉपिक रिवाइज हो जाएगा तो पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े से समय का लालच मत करना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहे तो पढ़ लेना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। नहीं तो कोई तुम्हें बालक मिल गया तुम्हारा दोस्त, ये कहते हो भाई वो जो फिल इन द ब्लैंक था ना 6th वाला, वही तो आया था पहले एमसीक्यू में, ठीक है। चलो, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन, मैं तो बोला था अभी, इस पर भी पीछे क्वेश्चन था। NPCI has been pivotal to the emergence of digital payment, डिजिटल पेमेंट लागू करने का और उसके बाद उसको संभालने का जिम्मेदारी इसका पास है। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वॉलेटिलिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। अब आपको सच बताऊं, वॉलेटिलिटी के अलावा भी तो कई चीजें हो सकती हैं जो स्टैटिस्टिकल हैं। मान लो अब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने और 4 ऑप्शन हो, वॉलेटिलिटी A, स्टैंडर्ड डेविएशन B, वेरिएंस एनालिसिस 3 और 4th नन ऑफ द अबव। तो होने को तो नन नहीं, ऑल ऑफ द अबव होने को तो ABC तीनों स्टैटिस्टिकल होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्टैटिस्टिकल मेजर है, लेकिन पेपर में वॉलेटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, यहां पर इन्होंने वॉलेटिलिटी को पिक किया है ना, आप भी वॉलेटिलिटी को पिक करें। थोड़ा जिसने पेपर बनाना है उसका मान रखें, उसी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, उसी के बताए हुए रास्ते पे चलें, आपको बहुत लाभ होगा। द मिनिमैक्स रूल वॉज पुट फॉरवर्ड बाय न्यूमैन। जब एनवायरमेंट वॉलेटाइल होता है तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। जितना वॉलेटाइल वर्ल्ड होगा उतना फास्ट और उतना ज्यादा, उतनी जल्दी चीजें बदलेंगी, वो तो ठीक है। नाउ वी हैव अराइव्ड एट द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करने के बाद इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। समय मिले तो इस चैप्टर के नोट्स पढ़ना, पढ़ने पलटना, वरना मत पलटना, ठीक है। बस इन्हीं प्रश्नों को बार बार करते जाओ। ऐसा होना चाहिए कि पेपर में कोई क्वेश्चन गलती से भी गलत ना हो जाए। हाँ जी, देखो, डेमोग्राफिक्स, मैक्रो बिजनेस, माइक्रो बिजनेस, शॉर्ट और पोर्टर। अब इन 5 को मैच करना है। सबसे पहले बहुत आसान है, राइवल सेलर पोर्टर में था और कहीं था नहीं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेमोग्राफी से मैच हो गई, पॉलिटिकल लीगल मैक्रो, कंपेटिटर माइक्रो, शॉर्ट एनालिसिस जो बच गया वो बिजनेस फर्म। अब मैं आपको दिल से बताऊं, ईमानदारी से, मैं शॉर्ट एनालिसिस सीधे बिजनेस फर्म में ना मैच करता, लेकिन वो बचे ही वो दोनों, तो हमने मैच कर दिए। तो दोस्तों आप प्लीज समझिए, कुछ पन्नों का तो ये चैप्टर है, ज्यादा कुछ भी घबराहट की जरूरत नहीं। आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो और पेपर को ओवर एस्टिमेट कि साहब पेपर बहुत भारी आएगा। आ गए 15 नंबर,
एक बालक लिख रहा है डाउट में, साहब बहुत मैं तो टेंशन हो रही सर, मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ कर रखा है। कोई बात नहीं, बैठ जा पेपर में, सब क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 4 था वो पूरा हुआ। हमारी रिवर्स स्ट्रैटेजी में हमने चैप्टर नंबर 4 के सवाल कर लिए। अब इसके बाद हम 3 करेंगे। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 की वेटेज एग्जाम में 20 नंबर की है। तो आज की हमारी मुलाकात के हमने 2 एजेंडा रखे थे, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3। तो 35 नंबर का हिसाब किताब आज के इस वीडियो के खत्म होने तक आपको मिल जाएगा। 35 का टारगेट हमारा पूरा अचीव हो जाएगा। इस चैप्टर में भी उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक हैं और थोड़े ज़्यादा हैं। हम जो मैच द फॉलोइंग है वो इसमें स्किप करेंगे। विल बी डूइंग MCQ, ट्रू फॉल्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी। नियर मनी क्या है? जो कैश नहीं है लेकिन इजीली कन्वर्टेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेविंग बॉन्ड्स, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, दीज आर नियर मनी। तो अब आपने वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो थोड़ी देर पहले अपनाया था पिछले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, कि नियर मनी के शब्द याद हो गए। कल को कोई एग्जामिनर आपसे सवाल ये पूछने लगे कि इनमें से कौन नियर मनी नहीं है, तब भी आप कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारे नियर मनी हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेविंग बॉन्ड्स, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, राइट। नेक्स्ट इज ऑप्शनल मनी इज। ऑप्शनल मनी अगर है तो वो लीगल टेंडर नहीं है, वो नॉन लीगल टेंडर है। सामने वाला स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करे तो ठीक है, वो मैंडेटरी लीगल टेंडर नहीं है। तो इसलिए वो नॉन लीगल टेंडर मनी हुआ करता है। Which of the following function does money serve when used to measure the prices of different goods and services? देखिए, होने को तो ये स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी ठीक बैठ रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते समय हमें गुड्स के प्राइसेस, सर्विसेज के प्राइसेस फिक्स करने पड़ेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वुड गो द राइट आंसर। विच ऑफ दीज अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी? इनमें से क्या डिमांड फॉर मनी पर असर डालता है? रियल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हैं 2 सही जवाब। इसका यह भी मतलब हुआ कि प्राइस लेवल डिमांड फॉर मनी पर सीधे असर नहीं डालता। जो प्राइस लेवल है वो डिमांड फॉर मनी का डायरेक्ट फैक्टर नहीं है। रियल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदलाव होने पर डिमांड फॉर मनी में बदलाव पाया जाता है। Which of these would lead to fall in demand for money? Inflation, increase in real income, increase in real rate of interest, increase in wealth. अब आप सोचो, wealth, जब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर हम पैसे को बोरो करना कम कर देंगे, तो हमारी पैसे की मांग कम हो जाएगी। ये यहां पर लिखा है कि मनी की डिमांड कम हो जाएगी जब हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज देखेंगे। सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं? सारा पैसा जो आपके हमारे सबके पास मिलाकर है, टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ एनी कैटेगरी। कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सबका पास जो पैसा है उसका टोटल। विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? अब आप सोचिए, यहां पर 4 संस्थाओं के नाम लिखे हैं। आंसर नाबार्ड है वो ठीक है, लेकिन इस बहाने 4 संस्थाओं के नाम की फुल फॉर्म तो याद कर लीजिए। आपका फोकस MCQ का आंसर निकालना नहीं होना चाहिए जब आप मैराथन के टाइम पर रिवाइज कर रहे हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि लिखे हुए हर शब्द को मैं रीड करूं और उससे जो सीख सकता हूं वो सीखूं। अब यहां 4 शब्द हैं, माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों की फुल फॉर्म आपके जरूर काम आएगी पेपर में, आप देखिएगा। आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे चेक करता है? चेक करता है मतलब कंट्रोल कैसे करता है? बैंक रेट बढ़ा देता है और CRR बढ़ा देता है, तो जो यूज करने लायक पैसा मार्केट का है वो कम हो जाता है। इससे मनी सप्लाई मार्केट में रुक जाती है, और मार्केट में दोनों ही चीजों से जब मनी सप्लाई रुकती है तो इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सकता है। अगर हमारा देश रिसेशन में है तो आरबीआई क्या करेगा?
पहले तो ये समझ लो कि रिसेशन में है का मतलब है बाजार में आर्थिक मंदी चल रही है। बाजार में मनी सप्लाई जब कम होती है तब डिफ्लेशन होती है। तो अगर बाजार की मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना होगा तो आरबीआई क्या करेगा? बॉन्ड खरीदेगा, रिजर्व का रेट कम कर देगा, बैंक रेट ईज कर देगा, कम कर देगा, और इससे बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। मैनिपुलेशन इन द सीआरआर enables the RBI to, सीआरआर में बदलाव करने से क्या हो जाता है? बैंक्स की लेंडिंग पावर, लेंडिंग एबिलिटी चेंज हो जाती है, अप या डाउन हो जाती है। कोई फर्क डायरेक्ट नहीं पड़ता पॉवर्टी कंट्रोल करने में, यकीन माने कोई फर्क जीडीपी पर डायरेक्टली नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली तो इकोनॉमी पूरी जुड़ी हुई है, इनडायरेक्टली तो सब कुछ ही कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली तो ऐसे कोई भी चीज दूसरे से अलग थोड़ी है। नेक्स्ट इज एक्सिम बैंक। व्हाट इज एक्सिम बैंक? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इज ऑथराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम, ये किससे लोन ले सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। आरबीआई अपने आप में एपेक्स बॉडी है, एक्सिम बैंक अपने आप में एपेक्स बॉडी है इन देयर एरिया। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949, but the institute book says the answer is April 1936. No, April 1936 is the setup date. April 1936 is the setup date. RBI Act 1935 के मुताबिक 1936 में RBI started functioning and this was the nationalization year. तो क्या करना है पेपर में? पेपर में वही करना है जो सही है। नेशनलाइजेशन 49 में हुआ नेशनलाइजेशन, ना कि 35-36 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फेमा। ये जो फुल फॉर्म्स है ये कुछ नहीं है। एमआरटीपी होता है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, लेकिन आंसर है फेमा। जो फॉरेन एक्सचेंज को हमारे देश में गवर्न करता था, पुराना कानून, उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा 1973। उसकी जगह नया जो कानून बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। ये जो टिक करा मैंने इसलिए कि ये कुछ होता है, बाकी फीना और फेना कुछ नहीं होता। अब ये रेपो और रिवर्स रेपो के क्वेश्चन में भी गलती है दोस्तों। आप ना माने भाई, वो आपकी प्रॉब्लम है। रेपो और रिवर्स रेपो में इंस्टीट्यूट की किताब में दोनों का आंसर सेम दे रखा है। रेपो का आंसर जो है वो है ये ए, वो तो सही है। रेपो का अर्थ जो गिवन है वो बिल्कुल सही गिवन है। इट इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर, बोल्डर नहीं है, दिस इज होल्डर। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर to the investor with the agreement to purchase them at a predetermined rate. At a predetermined rate. This is, ये देखो आप, इससे कर लेते हैं 14th. At a predetermined rate. A is the answer. ठीक है, A is the right answer. 15th का आंसर दे रखा है डी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम एट मार्केट ड्रिवन रेट। दिस नॉट द आंसर दोस्तों। रेपो इज द सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिवर्स रेपो शुड बी द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज विद अ प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट टू सेल देम एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। रेपो और रिवर्स रेपो की डेफिनेशन पर क्वेश्चन गलत गिवन है। 16वां सवाल, given a reserve ratio of 20% in initial deposit of rupees 1000 in a banking system would create secondary deposit of how much rupees? क्वेश्चन है सेकेंडरी डिपॉजिट पर। किस पर क्वेश्चन है? सेकेंडरी डिपॉजिट पर। सेकेंडरी डिपॉजिट का फॉर्मूला मैं आपके लिए यहां पर लिख चुका हूं पहले ही। सेकेंडरी डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू ब्रैकेट के अंदर मनी मल्टीप्लायर -1। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाई द रिजर्व रेशो, 1 डिवाइड बाई 0.20। 1 डिवाइड बाई 0.20 इक्वल्स टू 5। 5 - 1 is 4। 4 into 1000 is 4000।
सो द सही जवाब इज 4000। मनी मार्केट किससे डील करता है? मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट से। ये तो कोई कहने की बात नहीं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि दो ही मार्केट होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है वो हो गया शॉर्ट टर्म, तो जो कैपिटल मार्केट है वो हो गया लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट में क्या क्या कवर होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या ऑल ऑफ दी अबव। आपको एक चीज याद दिलाऊं, ये सब नियर मनी थे, ये सब आसानी से लिक्विडेट हो रहे थे, तो ये सारे के सारे नियर मनी है। इंडियन मनी मार्केट में मुख्य बोरोवर कौन होता है? दोस्तों देखो, जो व्यापारी लोन लेगा वो 4 दिन, 50 दिन, 90 दिन के लिए तो नहीं ले रहा, उसको तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट चाहिए ना। तो ये जो सरकारें हैं, लोकल बॉडीज हैं, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेती हैं। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय होम? माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं बार बार कि जब आप घर पर इन प्रश्नों को एक आखिरी बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले देखेंगे तो एक एक शब्द पढ़कर जाइएगा, एक एक वर्ड करके जाइएगा, उसके सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सोच कर जाइएगा। एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन कंट्रोल नहीं करता ये जो मनी मार्केट है उसको। तो ऑप्शन हो सकता है ए गवर्नमेंट, बी एसबीआई, 3 नाबार्ड, 4th ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी कंट्रोल मनी मार्केट को नहीं करता। आपको ये पहले से हाईलाइट आंसर क्यों करे गए? ताकि आपकी नजर सही जवाब ढूंढने पे ना जाए, आपका समय सही जवाब ढूंढने पे ना जाए। आप प्रश्न पढ़ें, रिलैक्स होकर स्ट्रक्चर समझें, सही जवाब याद करें और बस बाकी के जवाब पढ़ें जरूर। अप्रैल 99 में सरकार ने बिल्स इंट्रोड्यूस करे, कितने दिनों के? 364। यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में भी दिखेगा आपको। तो आप देखिए, सेम टॉपिक पर 2 बार क्वेश्चन है। तो 364 मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है 2 तरीके से। 364 डेज के जो बिल्स हैं वो कब लॉन्च हुए? अप्रैल 99 में। या फिर अप्रैल 99 में 364 डेज के बिल किसने लॉन्च करे? आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सिडबी ने, कि सेबी ने? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप समझे मैं क्या बता रहा हूं? एक ही प्रश्न के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनकर कई सवाल आपके सामने आ सकते हैं। बस आपने ध्यान देना है कि भाई आप आंख खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। इन कॉल मनी मार्केट फंड्स आर बोरोड ऑफ रेंट विदाउट एनी सिक्योरिटी फॉर द पीरियड ऑफ 1 day, 14 days, both are allowed, right? Both are allowed. The buyer of goods is called drawer or drawee or payee or none. If you remember, who is the drawee? You might have done it in there as well. उसमें लॉ में भी शायद आपने इसको सुना हो. When you purchase, you are liable to make the payment. You accept the bill of exchange. And the drawee is the person on whom the bill is written. And the bill is written on the debtor. जिसकी पैसे देने का जिम्मेदारी होता है, he is drawee. So the seller cannot be the drawee. The buyer has to be the drawee. है ना? सोचिए, अब आपका ड्रॉई रिवाइज हो रहा है। भाई सारा खेल आंख खोल के पढ़ाई करने का है। पिटी पिटाई परंपराओं में मत पड़िए। आप अपने जीवन को निखारिए, आगे आइए। प्रश्नों के सही उत्तर के साथ साथ बाकी ऑप्शन भी पूरे ध्यान से पढ़िए, मन लगन के साथ। 24वां प्रश्न, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स टू होम। अरे भाई, जो बैंक के पास डिपॉजिट करेगा, कोई भी जाके सर्टिफिकेट ले ले, जिसके पैसे उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। यू में बी इंडिविजुअल, यू में बी कंपनी, यू में बी पीएसयू। पीएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? यहां पर ये एक जो एस लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस वाले एस की जरूरत नहीं होती है। पीएसयू आर सरकारी संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है।
ऑल ऑफ द अबव। विच आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। एक बात सोचो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में तो पैसा पहले डिपॉजिट होगा फिर मिलेगा ना, तो अनसिक्योर्ड कैसे है? अनसिक्योर्ड है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं किसके अगेंस्ट? बॉन्ड के अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट? अरे भाई दोनों के अगेंस्ट देते। बैंक को लोन देने में क्या, जो मर्जी गिरवी रखवा दो वो तो लोन दे देगा, उसको प्रॉब्लम थोड़ी है ना सर? सोचो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेस ड्यू टू व्हाट? सर एक ही जवाब है इसका। देखो, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश वाली मतलब कॉस्ट बढ़ गई किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तेल महंगा, मशीनें महंगी, लेबर महंगी, कैपिटल महंगी, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट महंगा बनकर तैयार होगा तो सस्ता कैसे बिकेगा? तो बिल्कुल सीधा आंसर है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन एक बात तो मैं समझाऊं, जो बचे हुए 3 ऑप्शन है होंगे वो भी रीजन महंगाई के, लेकिन हमें कोई भी रीजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्लस इन कॉस्ट पुश वाला इन्फ्लेशन। ये कहने का मतलब, इनमें से कौन इन्फ्लेशन का कारण बनता है? सरकारी खर्चे में इंक्रीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, या एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब पता है ना आपको, डेफिसिट फाइनेंसिंग के सरकार की पूरे साल भर में 100 रुपए कमाई हुई और 150 रुपए खर्चा हुआ, तो जो 50 रुपए है या तो सरकार बोरो करके पूरे करे या नोट छाप के। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग अरे वाह, देखो मतलब आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग का। जो डेफिसिट है या तो बोरो करके पूरा करो या नोट छाप करके, बोथ इज द राइट आंसर। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में को एग्जिस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? मतलब इनमें से कुछ ऐसा है वो और महंगाई साथ साथ रह सकते हैं। इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट और महंगाई तो साथ साथ रहते ही हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, हाँ महंगाई होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, सच बात है। ग्रोथ इन जीडीपी, यस यस यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जानते हो, ये देखने से आपको खराब लग रहे होंगे लक्षण कि महंगाई में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये अर्थशास्त्र है, ये कटु सत्य बताता है आपको। महंगाई में ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं दोस्तों, महंगाई में ही देश का जीडीपी बढ़ता है, महंगाई के अंदर ही हम राइजिंग लेवल पर होते हैं जहां पर सब कुछ राइज होता है। तो इज द राइट आंसर। वाओ, नाउ वी हैव कम एट ट्रू फॉल्स। टोटल ट्रू फॉल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 33 ट्रू फॉल्स हैं। इन 33 ट्रू फॉल्स में मैं प्लीज आप लोगों से प्रार्थना करूं, ट्रू को अच्छे से लर्न करना है कि ये लाइन ट्रू है, वो मल्टीपल चॉइस में काम आएगी आपके पेपर में। जो फॉल्स है उसका हल्का सा रीजन अपने को पता होना चाहिए कि वो फॉल्स क्यों है। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉकर मनी इज व्हाट मनी डज, तो इससे वॉकर की डेफिनेशन भी याद हो गई। एज पर वॉकर मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगर इस कैलकुलेटर को सरकार पैसों के रूप में चलने लगे तो ये पैसा है। सोने का सिक्का चलता था तो वो, चांदी का चलता था तो वो, गिल्ट का चलता था तो वो, जिस चीज का चलता है वो बात खत्म, वो पैसा है। कल को प्लास्टिक का नोट आ जाए तो प्लास्टिक पैसा है। वॉकर की डेफिनेशन याद हो गई, मनी इज व्हाट मनी डज। तो जो ट्रू है, ट्रिक बता रहा हूं जीवन की संतोष की, ट्रिक बता रहा हूं जीवन की सफलता की। जो ट्रू फॉल्स में ट्रू है उसे पी जाओ पेपर के लिए, वो एमसीक्यू में बनकर 4 ऑप्शन के साथ आ जाएगा। मनी इज ट्रीटेड एज मीन्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ एनबीएफआई आर कैश मनी एंड क्रेडिट मनी। दोस्तों, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके एग्जाम्पल्स कैश मनी क्रेडिट मनी थोड़ी हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी ये वाला काम करती हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन, के इज मोर द वैल्यू ऑफ मनी शुड इंक्रीज, करेक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ मनी, फॉल्स। कीन्स तो कहता ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू निकालता है पैसे की। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी, फॉल्स। देखो, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इनफैक्ट इनवर्स है। प्राइस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है, याद है। इन्फ्लेशन में बोरोवर्स को गेन होता है, कैसे? अरे बोरोवर्स बोरो करते हैं आज, पे करते हैं कल, कल मनी की वैल्यू गिर चुकी होती है।
खैर अब मैं रीजंस में नहीं जा रहा दोस्तों, वो तो समय लगवा जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ये ट्रू फॉल्स में जो ट्रू लाइंस हैं उनको याद करें एग्जाम के लिए, और जो फॉल्स हैं हल्का सा उनका रीजन आप देखें। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ना फिस्कल पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी कम अंडर फिस्कल पॉलिसी, करेक्ट। M1 is considered as the most important measure of money. Yes, because it is liquid money. Bank is said to be dealer in debt. और क्या, लोन का ही तो कारोबार है भाई। डिपॉजिट जो रखा उस पर ब्याज दे रहा है, लोन जो दिया उस पर ब्याज ले रहा है, तो ऋण में ही रहता है बैंक। तो बैंक इंपोज करते हैं लिमिट ऑन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल ऑन सेविंग। यस, सेविंग्स में देयर आर लिमिट्स, करंट अकाउंट पे देयर आर नो लिमिट्स। Fixed deposits are followed by business people. Why? Fixed deposits can be done by any person. Overdraft facility is given to small people. No, it can be given to any income people. It can be given to any business, especially the business, not the households. Banks keep the will of their customers and execute them after their death. Yes, बैंक का ये एक एजेंसी फंक्शन होता है कि हमारी वसीयत को वो हमारे बाद एग्जीक्यूट करवाएं। CRR कैन नॉट कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। पागल हो गए, CRR से क्रेडिट ही तो कंट्रोल होता है। RBI 1 रुपए का नोट इशू करता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वो नोट। मोरल सुएशन एक क्वालिटेटिव टेक्निक है, ये ट्रू है और बदमाशों ने फॉल्स दे रखा है। मोरल सुएशन में कौन सा क्वांटिटेशन है? Moral suasion is a technique to control the money flow in India, and that's a qualitative technique, but the institute's answer says it's false. No, it's true. Profit is the main motto of central bank. No, 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 no. लाभ के लिए काम नहीं करता माननीय रिजर्व बैंक, देश के लिए काम करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिक्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस, सभी देशों की जो करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट्स हैं, वो स्टेबल रहें, यही इनका काम है। Mudra Bank focuses on large borrowers. No, small borrowers. Price earning ratio is the ratio of company's share price to the company's earning. Yes, price is market price, earning is earning per share. Hedge funds trades in relatively liquid. Yes, because then only you can do hedging. Long term में hedging नहीं हो सकती, short term में hedging अच्छा होता है। वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्टअप को पैसा देते हैं। यस, वेंचर कैपिटल फर्म्स में बेसिक आइडिया ये होता है ना, आपको याद होगा कि वो पैसा देंगे, प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, लॉस हुआ तो सारा उनका। जो प्रमोटर है, जिसका बिजनेस है, जो उसका स्टार्टअप फाउंडर, जो उसका रिस्क नहीं होता। द इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर हैज राइजन आउट ऑफ चेंजिंग इंडस्ट्रियल सिनेरियो। हाँ, वो तो भाई इंडस्ट्रियल सिनेरियो बदला तो कमर्शियल पेपर का भी स्वरूप बदल गया। आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 98 में स्टार्ट किया था, नहीं 89 में स्टार्ट किया था। कोलैटरल लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक विदाउट सिक्योरिटी। भाई कोलैटरल लोन है तो सिक्योरिटी है। कोलैटरल वर्ड ही तब यूज होता है जब सिक्योरिटी है, बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाने वाला कोलैटरल नहीं होता। इन इंडियन मनी मार्केट देयर इज मल्टीप्लिसिटी एंड डिस्पैरिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। हाँ, वो तो हमारे यहाँ क्या सब जगह होती है मल्टीप्लिसिटी, अलग अलग वैरायटी के लोन्स हैं, अलग अलग वैरायटी के ब्याज दरें हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। शॉर्ट टर्म बिल्स फ्रॉम अ मच स्मॉलर पोर्शन फॉर्म अ मच स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द बैंक फाइनेंस इन इंडिया एज कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज। हाँ जी, हाँ जी, शॉर्ट टर्म बिल्स हमारे देश में कम चलते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट इन 49। करेक्ट, देखा आपने, सेम क्वेश्चन बदमाशों ने एमसीक्यू में भी पुट कर रखा और उसमें आंसर 35 36 दे रखा है। राइट आंसर इज 49। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू सीआरआर। यस, सीआरआर बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। सीआरआर कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। दे आर इनवर्सली रिलेटेड। प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ सेंट्रल बैंक। नो 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 नो। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। यस। अब हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। टोटल फिल इन द ब्लैंक है 48, और ये 48 फिल इन द ब्लैंक अब मैं आपके सामने करवा रहा हूं। 48 फिल इन द ब्लैंक में कुछ ऐसे होंगे जो बहुत सामान्य होंगे, वो तो अलग मसला है। कोई ऐसा होगा जो विशेष होगा, जिसमें कुछ खास बात होगी, वो हम खास बात यहां पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको भी खास समझने की कोशिश करनी है, प्लीज समझिएगा कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं,
फिल इन द ब्लैंक आपके एग्जाम में तो आना नहीं है, इंटर और फाइनल में आता है, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम तक, अभी वो तो वहां पर भी नहीं आता, एमसीक्यू ही आता है। फिल इन द ब्लैंक जब नहीं आता तो वो कैसे आएगा, 4 ऑप्शन बनकर आएगा। कोशिश करना है कि जो यहां वर्ड लिखा है लगभग लगभग वैसा ही वर्ड आप वहां पर टिक करके आए जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैसे का मतलब क्या है, मनी मीन्स एनीथिंग दैट पासेस विद जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, लोग आसानी से स्वीकार कर लेंगे, रोकड़ा। बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, नियर मनी है, नियर मनी। मनी मार्केट को ही क्रेडिट मार्केट बोलते हैं, क्योंकि दूसरा वाला क्रेडिट नहीं होता, वो तो कैपिटल मार्केट है, उसमें उधार थोड़ी ले रहे हैं हम, तो तुमसे पैसा ले रहे हैं बिजनेस के लिए। इफ समवन कीप्स सम मनी फॉर बैड डेज इट इज प्रिकॉशनरी मेजर। डैश फंक्शन ऑफ मनी लीड्स टू सेविंग, डेफर्ड पेमेंट, भाई हमने पेमेंट को डेफर कर दिया तो हमने वैल्यू स्टोर कर ली मनी की। द इनवर्स वैल्यू ऑफ प्राइस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी, मैंने बताया ना रिवर्स होते हैं दोनों। फिशर की थ्योरी के मुताबिक पैसा हमें ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है। ब्रॉड मनी M1 और M2 को क्लब करके आती है, M1 आप जानते हैं, ठीक है, M1 इज मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल सप्लाई। सिडबी कौन है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डैश इज द एपेक्स बैंक, सब जानते हैं, माननीय रिजर्व बैंक इज द एपेक्स बैंक। द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक आर, दो ही हैं, एक डिपॉजिट एक लोन। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक, वही तो लोन दे रहे हैं, वही डिपॉजिट रख रहे हैं अपने पास। बैंक मस्ट कीप डैश इन हैंड, आइडल कैश इन हैंड, डिपॉजिटर कभी भी पैसा मांगने आ जाएंगे तो कहां से लौटाओगे, सारे पैसे को रिजर्व में नहीं रख सकते, हर बैंक को कुछ पैसा आइडल रखना पड़ता है, नहीं तो डिपॉजिटर का भरोसा उठ जाएगा। सेंट्रल बैंक एंजॉयज द एक्सक्लूसिव पावर नोट छापने की। If the bank rate increases, the demand for loan decreases. Obviously, when the bank rate increases, the interest rates increases, the loan ka demand decreases. ICICI is a private sector bank. Industrial Credit and Investment Corporation of India is the full form of ICICI. Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI Bank. ARDC, Agriculture and Rural Development Corporation was merged in NABARD Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development. ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। IDA, International Development Association, is related to World Bank. Financial market क्लासिफाई होते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट, करेक्ट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं पैसों के। मनी मार्केट प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यस, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल देता है। कॉल मनी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट बोरोड बाय कमर्शियल बैंक, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था कि कॉल मनी कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है। कमर्शियल बिल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 90 डेज, जनरल स्टैंडर्ड है। द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल प्रोपोर्शनल है, मनी सप्लाई बढ़ती है प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जिस रेशो में मनी सप्लाई बढ़ती है उस रेशो में प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, बिकॉज पीपल गेट मोर मनी सो पीपल बिकम मोर रेडी, मोर कैपेसिटी टू पे। कैश बैलेंस अप्रोच वॉज गिवन बाय प्रोफेसर्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी दो टाइप के आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। मनी सप्लाई अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीन्स ने कहा था, ब्याज दरों के बारे में कीन्स ने, जेएम कीन्स ने कहा। कैश मनी कौन क्रिएट करता है, सेंट्रल बैंक, राइट, उसके गारंटी से ही सब चल रहा है। मनी इज व्हाट मनी डज, लुक एट दिस क्वेश्चन, होल्ड ऑन, लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द MCQ that we have done earlier. What does it mean? The same rule covered in a fill in the blank can come as an MCQ also. You have to open up your eyes. भाई ये भविष्य आपका है, गलती आपकी तो पीछे आप, और अगर सही फैसला और सही कदम आपने उठाया तो जीतेंगे भी आप। मेरा काम है बताना। कोई भी बालक फिल इन द ब्लैंक छोड़ के न जाए, मैचिंग द फॉलोइंग छोड़ के न जाए,
ट्रू फॉल्स छोड़ के ना जाए, ठीक है। डैश स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ग्रेशम्स लॉ मशहूर। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज एक्सप्लेन्ड बाय फिशर। Bonds and government securities refer to near money. Again, the MCQ related. Public expenditure comes under fiscal policy. Answer to this question is not given in the study mat. Question number 33 का answer is in the study mat is not given, but the right answer is fiscal policy. 34 dash is the apex bank RBI. The two primary functions of bank: deposits or loan. क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स। रिपीट हो रहे क्वेश्चन। बैंक मस्ट कीप आइडल कैश ताकि डिपॉजिटर की उम्मीदों पर हम खरा उतर पाएं। सेंट्रल बैंक एंजॉयज व्हाट पावर? नोट छापने का पावर। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आपको याद कर रखना है, फुल फॉर्म से एग्जाम में पूछ सकते हैं, गोल्ड की जगह चलता है वो। डैश इज वन अमंग द क्वालिटेटिव, देखा आपने। मोरल सुएशन दोस्तों क्वालिटेटिव होता है, ट्रू फॉल्स में उसको क्वांटिटेटिव कर रखा है बदमाशों ने। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना? 35 में। डैश इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। फिर रुकिए आप, इस क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर से भी मैं सहमत नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि बैंक रेट इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। नो, द आंसर शुड बी मोरल सुएशन. But the study mat says, I don't know why, bank rate. 43. IDBI was established as the apex body for industrial credit. Correct. Industrial loan के लिए IDBI was the top bank. On the basis of function, financial markets are classified into two parts: the money market and the capital market. Dash market is the nerve center of the financial system. Cash, rokda, money market. Even if you go 100% digital, you would get cash because you need cash. Financial markets are classified into money and the capital, boss. Commercial paper was introduced in 1990. Commercial bills are prepared for again the same question, 90 days. So that's all. 35 नंबर खरे खरे तुम्हारे अब आ गए। 35 में तुम लोग जम गए। अगला वाला वीडियो में बचा हुआ 35 you'll get. Okay? तो बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।